क्या 498 ए के अपराध के गठित होने के लिए दहेज की मांग यानी डाउरी की डिमांड जरूरी है? क्या बिना डाउरी डिमांड के भी 498 ए का मामला दर्ज कराया जा सकता है? साथियों, मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आज के इस एपिसोड में इसी संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। देखेंगे कि इस संबंध में जो कानून है वो क्या कहता है, 498 ए के ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, जो आवश्यक तत्व होते हैं वो क्या हैं, और एक मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और लास्ट ईयर दिसंबर में उसमें एक महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया गया, उस मामले के भी फैक्ट्स को देखेंगे और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको भी देखेंगे। इसी तरीके के फैक्ट्स को डिस्कस किया गया था इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सबसे पहले इसके फैक्ट को ब्रीफ में देखते हैं। केस की डिटेल पार्टी ने नंबर वगैरह मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। इस मामले में महिला के द्वारा अपने पति और ससुराल के अन्य लोगों के विरुद्ध यह आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी कि उसके साथ मारपीट की जाती है, फिजिकली मेंटली क्रूअलिटी की जाती है। ध्यान रहे, यहां पर महिला के द्वारा डाउरी डिमांड का कोई एलिगेशन नहीं लगाया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना होती है और चार्जशीट आती है। इसके बाद जो आरोपी लोग होते हैं वो हाई कोर्ट जाते हैं, 482 में पूरी प्रोसीडिंग को चैलेंज करते हैं। आंध्र प्रदेश का मामला था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा यह कहते हुए कि इस पूरे मामले में डाउरी डिमांड का कहीं पर जिक्र नहीं है और पूरी कार्रवाई को क्वेश कर दिया जाता है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और कानून जो इस संबंध में है उस कानून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके से इंटरप्रिटेट किया जाता है। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायमूर्तियों के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जाती है। ये न्यायमूर्ति जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, इनकी खंडपीठ के द्वारा सुनवाई की जा रही थी। सबसे पहले तो दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा इस धारा के पीछे का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है। उद्देश्य यही था कि प्राथमिक रूप से जो इसका उद्देश्य है महिलाओं को क्रूरता से बचाना है, वो शारीरिक क्रूरता हो या मानसिक क्रूरता हो, इसको डिस्कस किया जाता है। इसी के साथ साथ जो 498 ए आईपीसी की जो धारा है उसको डिस्कस किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जुलाई के बाद आईपीसी के स्थान पर बीएनएस लागू हो गया है। तो बीएनएस की जो धारा है वो 85 है और 498 ए का जो एक्सप्लेनेशन था, जो ए और बी में डिवाइड था, उस एक्सप्लेनेशन की बीएनएस में अलग धारा बना दी गई है 86 बीएनएस। सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा 498 ए की धारा का विश्लेषण किया जाता है और यह कहा जाता है कि इस धारा में जो क्रूअलिटी का जो अर्थ है 498 ए में जो एक्सप्लेनेशन है उसके ए और बी में क्रूअलिटी को बताया गया है। तो यह कहा जाता है कि जो ए है 498 ए के एक्सप्लेनेशन का जो ए पार्ट है उसमें कहा गया है कि कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का हो जिससे महिला आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो या महिला के जीवन अंग या स्वास्थ्य, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, को गंभीर चोट या खतरा हो, ये तो ए में कहा गया है एक्सप्लेनेशन के। 498 ए के एक्सप्लेनेशन के पार्ट बी में क्या कहा गया है? बी में कहा गया है कि महिला का उत्पीड़न, जहां ऐसा उत्पीड़न उसे किसी भी संबंधित व्यक्ति को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा, किसी भी गैर कानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से हो। तो 2 क्लॉजेज हैं एक्सप्लेनेशन की। 1 क्लॉजेज में कहा गया कि जानबूझकर कोई ऐसा आचरण किया गया हो जिससे कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाए, जीवन का कोई अंग खतरे में पड़ जाए या गंभीर चोट पहुंचे। दूसरा या करके कहा गया है कि इस तरीके का उत्पीड़न हो जिससे किसी गैर कानूनी मांग को पूरा करने के लिए दबाव बनाया जाए। तो ये 2 बातें कही गई हैं 498 ए में। उसी तरीके से नए कानून की धारा 85 और 86 बीएनएस में इस कानून को इस तरीके से बताया गया है। यहीं पर साथियों,
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा एक और केस का हवाला दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के, यू श्वेता बनाम स्टेट 2009 का केस था जो एससीसी में पब्लिश हुआ था। पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इसमें यह कहा गया था कि 498A के लिए क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में कहा गया था कि जरूरी नहीं है कि क्रूरता को स्थापित करने के लिए दहेज की मांग हो। मसलन मारपीट की जा रही है, किसी और वजह से मारपीट की जा रही है, लेकिन डाउरी की डिमांड नहीं है। तो यू श्वेता के केस में पहले कहा गया था कि क्रुएलिटी अगर हो रही है तो उसके लिए डाउरी की डिमांड जरूरी नहीं है। इन दोनों क्लॉजेज को 498A के एक्सप्लेनेशन के दोनों क्लॉजेज को अलग अलग पढ़ा जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि क्रूरता स्थापित करने के लिए दहेज की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा किया। दूसरा, क्रुएलिटी के संबंध में अरविंद सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, क्रुएलिटी को इसमें इंटरप्रिटेट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो क्रुएलिटी के संबंध में इस पे भरोसा किया गया और यह कहा गया कि इस प्रावधान के आवश्यक तथ्यों को इस प्रकार विभाजित किया, महिला विवाहित होनी चाहिए और उसके पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता का शिकार होनी चाहिए। तो यहां पर ये दो बातें कही गई कि पहली बात तो विवाहित होने चाहिए, दूसरी बात क्रूरता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ न्यायालय ने यह भी कहा कि दहेज की मांग से स्वतंत्र क्रूरता का कोई भी रूप 498A आईपीसी के प्रावधानों को आकर्षित करने और कानून के तहत अपराध को दंडनीय बनाने के लिए पर्याप्त है। तो ये महत्वपूर्ण बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा। फाइनली साथियों, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने यह कहते हुए कि 498 के तहत क्रूरता का अपराध के लिए दहेज की कोई शर्त नहीं है, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान क्रूरता के दो अलग अलग रूपों को मान्यता देता है। पहला शारीरिक या मानसिक नुकसान, दूसरा उत्पीड़न जो पत्नी को संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए गैर कानूनी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव बनाता है। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट यह विचार नहीं कर पाया कि जो अपीलकर्ताओं द्वारा जो मारपीट की गई वह क्रूरता की श्रेणी में क्यों नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि जो मारपीट का आरोप लगाया महिला ने, तो हाईकोर्ट ने ऐसा कोई तर्क नहीं दिया कि वह मारपीट क्रुएलिटी क्यों नहीं मानी जाएगी। इस तरीके से आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट का जो क्वेश करने का ऑर्डर था प्रोसीडिंग को, उसको खारिज कर दिया जाता है। यह कहते हुए रद्द कर दिया जाता है कि यह आदेश त्रुटिपूर्ण था। और इसी के साथ साथ न्यायालय ने कहा कि जो मारपीट का आरोप है, भले ही दहेज की मांग ना की जा रही हो, तब भी वह क्रूरता के दायरे में आएगा और यह क्रूरता 498A के दायरे में आएगी। और इस तरीके से 498A की कार्यवाही को फिर से बहाल कर दिया जाता है। यह केस था साथियों अलूरी वेंकट रमण बनाम अलूरी तिरुपति राव एंड अन्य। पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। तो साथियों, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया कि 498A की ऑफेंस को कमिट होने के लिए क्रूरता के साथ साथ डाउरी डिमांड की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्रूरता भी अगर महिला के साथ की जाती है पति और उसके घर वालों के द्वारा, तो भी 498A का अपराध माना जाएगा। कैसे लगी जानकारी अवश्य बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।